तो स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक बड़ी पीड़ा का विषय है कि भगत सिंह जैसा छोटा सा बच्चा 24 साल का, जिसे 24 साल में फांसी पर चढ़ा दिया गया, और उसका इतना भय और आतंक था कि अंग्रेज जो कहते थे कि यदि सही समय पे फांसी न लगे तो फांसी माफ हो जाती थी, उन दुष्ट अंग्रेजों ने निर्धारित तिथि के एक दिन पहले उसको फांसी लगा दी और उसके जो है अस्थि को भी जो है ना वो पूरा विसर्जित करके और उसको नष्ट करना चाहते थे। वो समय पे कुछ पुलिस वालों की भूमिका के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन उस सरदार भगत सिंह ने उनकी डायरी को जो है ना, यदि आपको कभी देखने का या पढ़ने का मौका मिला हो, तो उसने एक अपने सपनों के भारत कैसा होगा इसकी कल्पना की है। तो ये बड़े बड़े कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए वकील, जो कि लंबे समय तक इस देश के प्रधानमंत्री पद पर भी आसीन रहे, इन लोगों ने अच्छे भारत का कोई सपना नहीं देखा। इन्होंने क्यों अपने देशवासियों पर वही अंग्रेजों का तंत्र, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाया था, जिसके सोच और चिंतन था कि आपको प्रक्रिया में उलझाकर आपकी कमर तोड़ दी जाए और आपको न्याय ना मिले, न्याय ना देने के लिए बनाया गया सिस्टम क्यों हमारे दुष्ट राजनेताओं ने आजादी के 77 साल के बाद भी हमारे ऊपर थोप के रखा है। ये बहुत शर्मिंदगी का विषय है कि 2023 में हमने 3 नए कानून बनाए जो 2024 से लागू भी हो गए हैं। इट इज ए ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। ये शर्मिंदगी का विषय है कि हमने अपने कानून की आत्मा नहीं बदली। हमने संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म करने का एक बड़े अवसर को खो दिया है। जब भारत सरकार के पास क्राइम फ्री भारत के नेशनल पुलिस मिशन का पूरा कॉन्सेप्ट नोट था और एक पूरा कानून का ड्राफ्ट था, जिसके तहत 5 सर्टेनिटी के साथ हम महापरिवर्तित भारत देने का कॉन्सेप्ट नोट 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्य किया हुआ है और 2020 में एक कानून का ड्राफ्ट भी पेश किया गया जिसका नाम था नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या यह दुर्भाग्य का विषय नहीं है कि उसकी आत्मा जो इन नए 3 कानूनों में आना चाहिए थी, जिसके तहत बिना थाने जाए FIR दर्ज होती, झूठी रिपोर्ट, झूठी गवाही, झूठी विवेचना और झूठी वकालत, ये चारों परजरी के बहुत गहन गंभीर अपराध होते। इनको करने वाला व्यक्ति सुनिश्चितता के साथ जेल में सड़ता। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से ऐसे साक्ष्य जो आज की पुलिस सोच नहीं सकती, वो न केवल संग्रहित होते, हैश वैल्यू से लॉक होके वो पुलिस को और कोर्ट को पहुंच जाते, जिसे डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी भी मैनिपुलेट करने की स्थिति में नहीं होती। ऐसा अद्भुत चालान 15 दिन के अधिकतम समय में पेश हो जाता। आज हम वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और हमें न्याय नहीं मिलता है। इस नए सिस्टम में अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिलता, और वो भी न्याय, अन्याय नहीं, जजमेंट नहीं। तो स्वामी जी, आप मुझसे कहेंगे कि साहब आप समय सीमा तो बांध सकते हैं, न्याय होगा कि अन्याय होगा वो तो न्यायाधीश के ऊपर है। तो हमने उनसे ये विकल्प भी छुड़ा लिया है। हमने उसमें 2 प्रावधान किए हैं, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड दूसरा है अपील अगेंस्ट द जज। यदि फरियादी ये कहता है कि इस जज ने पर्याप्त साक्ष्यों के होने के बावजूद भी उन्हें नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है, वैसी स्थिति में ये अपील अगेंस्ट द जज मानी जाएगी और उस जज को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो वो डी पैनल हो जाएगा। तो हमें कोई महाअभियोग लगाने की जरूरत नहीं होगी। डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेगा और उसे लाखों का हर्जाना देना होगा। तो स्वामी जी, आप इस बात से सहमत होंगे
कि शायद न्यायाधीश के पास न्याय करने के अलावा कोई विकल्प हमने छोड़ा नहीं था, ऐसा अद्भुत, जिसमें कि सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन का भी प्रावधान था कि अपराधी अपने घर से निकलेगा और ये डिजिटल चित्रगुप्त को ये अनुमान हो जाएगा कि ये अपराधी अपराध करने की नीयत से निकल रहा है, और वो इतना पावरफुल है कि वो ये भी अनुमान लगा पाएगा कि आप किस रास्ते से जाएंगे, किस वाहन से जाएंगे, आपके पास घातक अपराध है, वो हथियार तो नहीं है, क्या आप हिंसा कर सकते हैं। ये सब अनुमान लगाते हुए 99% एक्यूरेसी के साथ वो अपराध करने के पहले अपराधी को गिरफ्तार करने की क्षमता रखने वाला एक कॉन्सेप्ट है। और फिर पांचवी जो सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन, जिसमें अपराधी को आपराधिक जीवन, अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए, या जो आज भ्रष्टाचारी व्यवस्था है उसको घूस खिलाने के लिए अपराध करने की जरूरत नहीं होगी। लिहाजा देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। बल्कि जो ये 5 मौलिक अधिकार आए हैं, ये अपराधियों की, जब सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन की हम बात कर रहे थे तो कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि जब आप अपराधी के लिए कर रहे हो और एक सज्जन व्यक्ति है उसके लिए आपके दिल में कोई रहम नहीं है, तब हमने कहा नहीं, रहम नहीं, हम उसको 5 मौलिक अधिकार देंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, और प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार। खुशहाली आपका अधिकार होगा। आज आप देखिए, कहीं भी निकल जाइए, जिसने धन संचय भी कर लिया है उसके चेहरे पर तनाव है, खुशहाली तो कहीं देखने को दिखती ही नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे राजनेता इतने दुष्ट क्यों हैं, जो अपने लाभ के लिए जाति, धर्म और संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत लोगों को छांटते हैं, और उसमें भी किनको वरीयता देते हैं? दुष्ट, बाहुबली, धनबली और अपराधियों को। इन दुष्टों को लज्जा नहीं आती है, ये दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और मुर्गे बांटते हैं, और बेचारे गरीबों को एक दिन का जो है स्वर्ग दिखाकर उनके वोट को खरीदते हैं, और जिनके वोट से जीतते हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्या स्वामी जी इसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं? ऐसा है कि आपने अभी मुझे थोड़ा सा और, तो मेरा स्वामी जी आपसे प्रार्थना ये है कि ये जो डेमोक्रेसी का ढकोसला है, जिसके वोट से आप जीत रहे हैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप पार्टी के नुमाइंदे बन गए हैं, आप पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, और ये इतनी क्षमता नहीं रखते हैं कि सही व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं। मैं आपसे महात्मा जी पूछना चाहता हूं, नूपुर शर्मा ने जो भी बात कही थी, क्या इनकी हदीसों में नहीं लिखी हुई है? उसने अपने मन से क्या कोई गलत बात कही? फिर भाजपा ने नूपुर शर्मा का साथ क्यों नहीं दिया? उसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से कैसे हटाया? तो हमारे राजनेता इतने दुष्ट क्यों हैं? ये कब अच्छे होंगे? कब ये क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को और 5 मौलिक अधिकारों को अंगीकार करेंगे? और मेरा तो राजनेताओं से यह निवेदन है कि भाई साहब, आप जो टुच्चीगिरी कर रहे हैं, जो घटियापंथी कर रहे हैं, आप करते रहिए। आप केवल 2 चीजें, जैसे हम पब्लिक से सरल उपाय कह रहे हैं, ऐसे नेताओं से भी सरल उपाय हमने उनको दिए। 2 सरल उपाय हैं स्वामी जी, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। पहला सरल उपाय है कि आप नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत बना दीजिए, या उससे अच्छा होगा कि आप यदि अथॉरिटी बना देंगे, अधिकरण बना देंगे तो और भी सुविधा होगी। और उस पर आप मैथिली शरण गुप्त को इसलिए बना दीजिए कैबिनेट रैंक के साथ कि वो हर चीज को पकाने के लिए समर्थ, उनको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। मैथिली शरण गुप्त इन 21 टास्क फोर्स और 5 फंडामेंटल राइट के साथ जितने महारथी लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है, ऐसे हीरो को, ऐसे नगीनों को तराशेंगे, खोजेंगे, और उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाकर जो मॉडल्स ऑलरेडी बना हुआ है, जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है, उसको रिफाइन करके इन्हीं नेताओं के माध्यम से पार्लियामेंट में उसे स्वीकार कराना है। बस ये 2 थोड़ी सी प्रार्थना है, तो ये महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतर जाएगा, भारत की समृद्धि नाचेगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं 500 ट्रिलियन या उससे ज्यादा संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। कहां 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और कहां 500 ट्रिलियन इकोनॉमी।
तो मेरा प्रश्न स्वामी जी आपसे ये है कि क्या इस देश के राजनेताओं का चरित्र बदलेगा? क्या वो क्राइम फ्री भारत को स्वीकार करेंगे? आपकी इन राजनेताओं के बारे में आपका विश्लेषण क्या है? क्या आप इन राजनेताओं से अपील करना चाहेंगे कि देश हित में, जन कल्याण के हित में वो जो है इस को अडॉप्ट करें और ये जो छोटी सी 2 प्रार्थना है इनको कर दें? यदि वो ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि जो अभी वो 240 पर सिमटे हुए हैं वो 500 पार कर जाएंगे। तो इस बारे में आप अपने विचार से हमें लाभान्वित करें। पहली तो बात आपकी जो है नेताओं की दुर्दशा के ऊपर है, और नेताओं ने जो व्यवस्था भारत की बिगाड़ी है वो वास्तव में बहुत कष्टप्रद है। उसके प्रथम कारण तो 1947 का जो बंटवारा है, जिसे आप बार बार स्वतंत्रता कह रहे हैं, और आपकी गलती नहीं है, आप सरकारी तंत्र में रहे हैं और